गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द भूमि राशि पोर्टल। किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है भूमि राशि पोर्टल को? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एक्चुअली हुआ क्या है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोटल 1461 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ला दिए गए हैं अंडर द भूमि राशि पोर्टल। और इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ सभी तरीके के लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशंस, जिससे कि जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनका जो है एक्सेलरेशन हो सके, यानी कि वो तेजी से काम कर सकें, और जो पेमेंट है एज कंपनसेशन जो कि दिया जाता है फॉर लैंड एक्विजिशन वो भी ज़्यादा तेजी से हो सके। ठीक है, तो भूमि राशि पोर्टल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि टोटल 1467 प्रोजेक्ट्स हैं NHAI के जिनको इस पोर्टल के अंतर्गत हाल फिलहाल लाया गया। ठीक है, चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में है। पहला क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड रैम्प स्कीम बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करती है रैम्प स्कीम को। आपको बताना है रैम्प का फुल फॉर्म क्या है और ये किस मिनिस्ट्री को बिलोंग करती है। तो रैम्प का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। फुल फॉर्म से आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और ये बेसिकली एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम है जिसका एम है जो भी परफॉर्मेंस है MSMEs की उनको इम्प्रूव करना इंडिया के अंदर। इस स्कीम को पहली बार लॉन्च किया गया था 30 जुलाई को 2022 में, और इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है जो भी एक्सेस होता है टू क्रेडिट एंड द मार्केट MSMEs के लिए उसको इंक्रीज करना। सेकेंड इसका पॉइंट है इंस्टीट्यूशंस को बोल्स्टर करना। थर्ड है जो सेंटर स्टेट के पार्टनरशिप्स हैं उनको इन्हांस करना। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि जो फाइनेंशियल एड ये ऑफर करते हैं MSMEs को वो और बेहतर बनाना, क्योंकि जो भी MSMEs हैं जाहिर सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के बाद से MSMEs के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और पांचवा है कि जो भी प्रोडक्टिविटी है MSME सेक्टर की उसको और ज़्यादा बूस्ट करना अगले 5 सालों में। ओके, तो ये स्कीम जो है ये काम करेगी अलॉन्ग विथ आत्मनिर्भर भारत मिशन, जिसमें कि इनोवेशन को फॉस्टर करने की बात की जाती है, आइडिएशन को इनकरेज किया जाता है और नए बिजनेस को इनक्यूबेट किया जाता है। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। रैम्प स्कीम को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है? आंसर इज वर्ल्ड बैंक। रैम्प स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। रैम्प स्कीम का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। ये पोर्टल कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इनिशिएटेड द डेयर टू ड्रीम स्कीम इन ऑनर ऑफ द लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डेयर टू ड्रीम स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और इसको इन्होंने स्टार्ट किया था ट्रिब्यूट पे करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। ठीक है, और लास्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। जब भी गार्बेज फ्री या पोल्यूशन को दूर करने की बात की जाएगी तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द मेन स्टेट पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव। कौन सा स्टेट है जो कि मेन स्टेट पार्टनर है इंटरनेशनल गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का? तो यहाँ पे आंसर है हरियाणा स्टेट। एक्चुअली 17 दिसंबर को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल गीता सेमिनार और गीता महोत्सव को। कहाँ पे? ब्रह्म सरोवर में, जो कि है कुरुक्षेत्र हरियाणा स्टेट में। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? वासुदेव कुटुंबकम श्रीमद् भगवद गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है कि थीम आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन स्टिल जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव प्रोग्राम है ये शेड्यूल किया गया था फ्रॉम 7th ऑफ दिसंबर टू 24th ऑफ दिसंबर, और इसका जो मेन इवेंट था वो 17 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक होने वाला था। ठीक है,
तो यहाँ पे एक्चुअली राइट आंसर असम होना चाहिए, क्योंकि आपसे मेन स्टेट पार्टनर पूछा जा रहा है। असम साबित हुआ एज अ मेन स्टेट पार्टनर फॉर दिस प्रोग्राम, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया कोलैबोरेटिवली बाय द कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा टूरिज्म, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला एंड द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें हैं ये कि ये जो इवेंट है कहाँ पे हुआ, हरियाणा के अंदर, यहाँ पे आंसर है हरियाणा। और अगर मेन स्टेट पार्टनर पूछा जाएगा इस इवेंट के लिए तो यहाँ पे हरियाणा आंसर नहीं है बल्कि असम है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ मिलेट्स रायमती घ्यूरिया हु वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ये क्वेश्चन आगे हम बहुत डिटेल में अभी कवर करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप आंसर देख लीजिए, आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द टॉप परफॉर्मर among the coastal states in the logistic ease across different states, that is Leeds 2023 ranking। लीड्स की जो रैंकिंग हाल ही में रिलीज हुई है, इनके मुताबिक कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मर रहा among the coastal states। तो तमिलनाडु ने अपनी अचीवर स्टेटस को मेंटेन किया विद इन द कोस्टल ग्रुप इन द लीड्स 2023 रैंकिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए कि लीड्स रैंकिंग को कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके थ्रू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इवैल्यूएट किया जाता है 3 क्रिटिकल डायमेंशंस के ऊपर। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, सेकंड है सर्विसेज क्या क्या वो प्रोवाइड करते हैं, और थर्ड है किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को वो रेगुलेट और ऑपरेट करते हैं, बोथ परसेप्शन बेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोस्टल स्टेट्स के मामले में तो टॉप परफॉर्मर रहा तमिलनाडु। Which state pollution control board has launched a mobile application जनआवनी कलुषिया निवारणी। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया तेलंगाना के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। Which state has recently overtook Tamil Nadu to emerge as the second largest economy in India after महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश अब इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। पहले पोजीशन पे है महाराष्ट्र, और इसके पहले तमिलनाडु यूजुअली सेकेंड पोजीशन पे हुआ करता था, लेकिन इस साल यूपी ने तमिलनाडु को ओवरपास कर दिया है। ठीक है, Recently, which state launched मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना, a 24/7 animal ambulance scheme to provide timely and accessible veterinary care for livestock। तो हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है गोवा स्टेट ने। ये इनकी एक 24/7 एनिमल एम्बुलेंस स्कीम है जिसमें कि जो भी इनके लाइफ स्टॉक हैं उनको टाइमली और एक्सेसिबल वेटरिनरी केयर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये योजना किस स्टेट की है, आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which university has won the मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने जीत लिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को इस साल? तो आंसर है यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। कहाँ पे लाई करती है ये? तो ये अमृतसर की एक यूनिवर्सिटी है। इसने जीत लिया है इस साल का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 25th टाइम, 25वीं बार इनका ये ट्रॉफी का खिताब है। और इस ट्रॉफी को हर साल दिया जाता है, कौन देता है? इंडिया की प्रेसिडेंट। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ट होती है स्पोर्ट्स के अंदर सभी तरीके के पैरामीटर्स पे, नेशनल, इंटरनेशनल और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, तो इस साल के विनर कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने जीता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को? आंसर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? अमृतसर, पंजाब में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं, चलिए, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन इंडिया इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर की है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में? तो ये इंस्टीट्यूशन कौन सी है? आंसर इज IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ बिन लेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टैब्लिश की जा रही है? आंसर है सिक्किम। विच यूनिवर्सिटी इज नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी एज पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2024? दुनिया की सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी साबित हुई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पोजिशन पे इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और थर्ड पे थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर्स। ओके, और अगर इंडिया से बात करेंगे तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे रही। ठीक है, शांति निकेतन इज अ यूनिवर्सिटी टाउन सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है वेस्ट बंगाल का।
द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच इंडियन स्टेट। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दिया है कि एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट में स्टैब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड द वीर चक्र 2023। तो किसको वीर चक्र 2023 से हाल ही में नवाजा गया है, आपको ये बताना है। तो हाल ही में लेट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी को वीर चक्र से नवाजा गया है। ये हीरो थे इंडिया पाकिस्तान वॉर के, जो कि हुई थी 1971 में, और इस वॉर में बेनॉय रॉय को पोस्ट किया गया था एज एन इंजीनियर ऑन INS विक्रांत। ठीक है, और ये जो वीर चक्र है ये एक अवार्ड है जो कि मिलिट्री ब्रेवरी के लिए दिया जाता है ड्यूरिंग वॉर टाइम। इसके अलावा और भी लोग हैं जैसे कि वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर, इन्होंने रिसीव किया वीर चक्र को ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेवी। इसके अलावा ऑनररी कैप्टन है योगेंद्र सिंह यादव, ये भी रेसिपिएंट रहे प्रेस्टिजियस परम वीर चक्र अवार्ड के 2022 में। ठीक है, फिर और भी अगर हम बात करें तो सूबेदार मेजर हैं योगेंद्र सिंह यादव, ये थे अमंग द 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन, और ये यंगेस्ट पर्सन हैं जिन्होंने अब तक परमवीर चक्र अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये सारे लोग उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन है जिनको वीर चक्र 2023 से नवाजा गया। आंसर है बेनॉय रॉय चौधरी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट नाम है और काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के किताबों में फेमस है। ठीक है, चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। अच्छा, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने इस वीक में नहीं कवर किए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो ये सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके लिए नए क्वेश्चन हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। इनको चलिए हम क्विकली देख लेते हैं। तो किसको हाल ही में 6वां रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया है? तो ये प्राइज दिया गया हाल ही में पोइट क्रिटिक सुकृता पॉल कुमार को, इनकी किताब सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है फॉर वर्ल्ड पीस, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट, और ये सभी तरीके के वर्क को रिकॉग्नाइज करता है जो कि ह्यूमन राइट्स के फेवर में किए जाते हैं। और जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज है फॉर सोशल अचीवमेंट, वो दिया गया था नोबल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी को, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द सोसाइटल वेलफेयर। ठीक है, तो जो 6वां एडिशन है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज का, किसको दिया गया? आंसर है सुकृता पॉल कुमार। नेक्स्ट है बसुकीनाथ झा, विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023, इज अ राइटर इन विच लैंग्वेज। ये विनर है साहित्य अकेडमी अवार्ड के इस साल के। आपको बताना है कि ये कौन सी राइटिंग में लिखते हैं, यानी कि इनकी कौन सी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैथिली। और जैसा कि हम जानते हैं कि 21 दिसंबर को साहित्य अकेडमी को अनाउंस किया गया था, और ये किसको दिया गया? मैथिली लैंग्वेज राइटर बसुकीनाथ झा को, इनके मैथिली ऐसे कलेक्शन बोध सांकेतन के लिए बेसिकली। और ये एक रेसिडेंट हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आंसर है बिहार। ठीक है, बहुत सारे इनके वर्क हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं। सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है किसको दिया गया? आंसर है बसुकीनाथ झा, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? तो आंसर है मैथिली। इसके अलावा कल हमने साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड भी पढ़ा था, जो कि दिया गया था नीलम सरान गौर को। ठीक है, Which organization has been recently honored with the 11th edition of Vicky Water Award 2023? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑनर किया गया विद द 11th एडिशन ऑफ विकी वाटर अवार्ड 2023? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा NTPC कांति, इसको ऑनर किया गया विद द 11th एडिशन ऑफ विकी वाटर अवार्ड इन द किस कैटेगरी? इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी। ठीक है, तो ट्रीटेड वाटर को जिस तरह से ये रीयूज करते हैं, ना सिर्फ ये शोकेस करता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बल्कि जो इनका प्लान है कि किस तरह से आप ओवरऑल वाटर फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। यही रीज़न है कि जो 11वां एडिशन था विकी वाटर अवार्ड का, ये दिया गया NTPC कांति को। Who has been recently awarded with the 2023 लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज? ये प्राइज किसको दिया गया है? ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रेजेंट किया गया हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को हाल ही में। किसने किया है? तो एक्सप्लोरेशन म्यूजियम ने आइसलैंड के। और क्यों दिया है? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ठीक है, इस अवार्ड को किस कंट्री ने दिया? ये डेफिनेटली याद रखिएगा कि आइसलैंड ने दिया है हमें, और इसको आइसलैंड देता है
2015 से लगातार किसी न किसी कंट्री को। और किस वजह से इन्होंने हमको दिया है, क्योंकि हमने जो है अपने स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी ल्यूनार के साउथ पोल पे। यही रीजन है कि इंडिया जो है 4th नेशन बन चुका है जिसने कि सक्सेसफुल ल्यूनार लैंडिंग अचीव कर ली है। ठीक है, तो इसी वजह से आइसलैंड ने ये अवार्ड हमें प्रेजेंट किया है। तो याद रखिएगा इसमें से 3 बातें कि लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज कौन देता है, आइसलैंड। किसको दिया है, आंसर है इसरो। किस वजह से दिया है, तो हमारी सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन के लिए। लास्ट है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड फॉर 2023। साहित्य अकेडमी अवार्ड इज अ डिफरेंट थिंग एंड साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड इज अ डिफरेंट थिंग। इसके विनर इस साल कौन है, आंसर है नीलम सरन गौर। इनको जो है साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड से नवाजा गया इस साल। नेक्स्ट है, Which Indian hockey team midfielder has clinched the prestigious title of Men's Pitch Player of the Year 2023? इंडिया के कौन से हॉकी टीम मिडफील्डर हैं जिन्होंने क्लिंच किया है प्रेस्टिजियस टाइटल मेंस पिच प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का? तो ये है इंडियन हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह। इन्होंने क्लिंच किया प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ मेंस पिच प्लेयर ऑफ द ईयर। कहाँ पे, फिच हॉकी स्टार अवार्ड्स के दौरान। और इसके अलावा वुमेन्स पिच प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है, तो ये डच प्लेयर हैं जैन डी वार्ड। ठीक है, इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा और ये डच हैं बेसिकली। इसके अलावा जो कैप्टन है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की सविता पुनिया, इनके बारे में क्या चीज फेमस हुई कि इन्होंने सिक्योर किया टाइटल ऑफ बीइंग द बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर। ओके, इसी के साथ ये इनका तीसरा कंसेक्यूटिव विन था इस कैटेगरी में। जाहिर सी बात है इससे इनकी कंसिस्टेंट एक्सेलेंस हमें दिखती है बिटवीन द गोल पोस्ट। ओके, तो प्रेस्टिजियस टाइटल जो है मेंस पिच प्लेयर ऑफ द ईयर का ये दिया गया हार्दिक सिंह को। इसके अलावा जो वुमेन्स टाइटल था वो दिया गया डच प्लेयर जैन डी वार्ड को और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया सविता पुनिया को। ठीक है, चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली भारत आदिवासी पार्टी, lesser known tribal rights party, clinched its first electoral win in which Indian state? भारत आदिवासी पार्टी जो कि एक बहुत ही कम पॉपुलर ट्राइबल राइट्स पार्टी है, इसने अपनी पहली विन हासिल करी है मध्य प्रदेश के स्टेट में। Which state clinched the title of 13th senior national men's hockey championship? ये जो चैंपियनशिप हुई थी इसको जीता है पंजाब ने। किसको हरा के, तो आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बारे में और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। हरियाणा ने अभी कुछ दिनों पहले विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। किस स्टेट को हरा के, तो इन्होंने हराया था राजस्थान को। और सबसे ज्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी को किस स्टेट ने जीता है, तो आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी जीत लिए हैं जिसके लिए वेन्यू क्या था, नई दिल्ली। विच रेसिंग ड्राइवर क्लिंच द 18th लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? फिर से यहाँ पे आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। ये टाइटल जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैक्स वर्स्टैपेन ने बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्सेस इस साल जीते हैं बैक टू बैक। जैसे कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था, फिर जापानीज ग्रैंड प्रिक्स भी इन्हीं के नाम हुआ था, डच ग्रैंड प्रिक्स के विनर भी यही थे, और इसके अलावा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता था। एक तो ऐसे ग्रैंड प्रिक्सेस हैं जो किसी और स्पोर्ट्स पर्सन ने जीते हैं। इसमें से एक बहुत कॉमन है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स और इसके विनर रहे इस साल कार्लोस सिंह। ओके, विच स्टेट क्लिंच द राजा भलिंद्रा सिंह रोलिंग ट्रॉफी? ये ट्रॉफी जीती थी महाराष्ट्र स्टेट ने और बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ जीती थी इन्होंने। इसमें इन्होंने टोटल लगभग 18 गोल्ड मेडल जीते थे अलॉन्ग विद सम सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल्स। विच मेल टेनिस प्लेयर क्लिंच द पेरिस मास्टर्स टाइटल? ये टाइटल मिला था इस साल नोवाक जोकोविच को और ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, सर्बिया। विच कंट्रीज कबड्डी टीम हैज क्लिंच द एशियन गेम्स टाइटल इन 2023? ये जो टाइटल है ये इस साल किसके नाम गया, आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस दलाई लामा रिसेंटली इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल संघ फोरम? कौन सी जगह पे दलाई लामा ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है पहला इंटरनेशनल संघ फोरम? तो दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया 3 दिन का इंटरनेशनल संघ फोरम जिससे कि ट्रेडिशंस को ब्रिज किया जा सके और मॉडर्निटी को इम्ब्रेस किया जा सके। और कहाँ पे किया, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जो कि बोध गया में लाई करता है बिहार स्टेट में। ठीक है, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया ऑफिस ऑफ दलाई लामा ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर। इसका एम था डायलॉग को फोस्टर करना ऑन द इंट्रिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ विनया रूल्स और साथ ही जो बुद्धिज्म के इवॉल्विंग रोल्स हैं 21st सेंचुरी में उसको हाईलाइट करना। और इसके पहले दिसंबर में 5000 मॉन्क्स और नन्स पूरी दुनिया से ऐसे थे जो कि इकट्ठा हुए थे बोध गया बिहार में फॉर द 18th इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग प्रोग्राम जो कि कब से कब तक हुआ था, 2 से लेके 12 दिसंबर तक। ठीक है, तो कौन सी जगह पे दलाई लामा ने हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया है पहला इंटरनेशनल संघ फोरम, आंसर इज बोध गया बिहार। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस देख लेंगे हम।
फर्स्ट है स्वर वेद महामंदिर विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। स्वर वेद महामंदिर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, ये हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है वाराणसी सिटी में। ठीक है। विच सिटी हाउसेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड बाउट्स इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी रिसेंटली। हाल ही में सूरत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बाउट्स इनॉग्रेट हो चुका है, मतलब डायमंड की एक मार्केट शुरू हो चुकी है। Which country recently inaugurated world's deepest and the largest underground laboratory known as DURF? दुनिया की सबसे deepest और largest underground laboratory established हो गई है चाइना कंट्री में। Which country inaugurated the world's largest single-site solar power plant Al Dafra project? Al Dafra सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ये किस से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, तो ये एक सोलर पावर प्लांट है और किस कंट्री का है, तो आंसर इज यूएई। द AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। ये जो एकेडमी है ये हाल ही में इनॉग्रेट हुई है भुवनेश्वर सिटी में। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द टॉप परफॉर्मर अमंग द कोस्टल स्टेट्स इन द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रैंकिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ पे मैंने आपको आंसर क्या बताया, तमिलनाडु स्टेट जो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट यानी कि लीड्स की रैंकिंग है, इसको जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसके थ्रू ये डिफरेंट डायमेंशंस को एग्जामिन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कोस्टल स्टेट के मामले में तमिलनाडु टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा। ठीक है, चलिए रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस पे आते हैं। विच इंडियन सिटी अचीव द हाईएस्ट रैंकिंग इन इंडिया इन मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023। मर्सर की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स है, इसमें कौन सी इंडिया की सिटी है जिसको हाईएस्ट रैंकिंग मिली? आंसर इज हैदराबाद। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी और दो सिटीज थी जिसमें फीचर हुई? इसमें सेकंड थी पुणे और थर्ड थी बेंगलुरु। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो वियना टॉप मोस्ट पोजीशन पे रही और इसके बाद ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया? इस इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग। एज पर IQ एयर्स AQI डेटा यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा, विच वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड विद एन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 287। दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी साबित हुई नई दिल्ली और इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था लाहौर जो कि पाकिस्तान में है और इसके बाद फिर फर्दर मुंबई, कोलकाता वगैरह थी। ठीक है, तो लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो AQI इंडेक्स 287 के साथ दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रही न्यू दिल्ली, जो कि हमारे लिए काफी शर्मनाक रहा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 111। अगर आपसे पूछेंगे कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही, तो ये कंट्री थी बेलारूस। यहाँ पे जो हंगर लेवल है वो सबसे कम है, मतलब यहाँ पे सबसे कम भूखमरी है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द शुगर प्राइस इंडेक्स? शुगर प्राइस इंडेक्स को जारी करती है यूनाइटेड नेशन की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है रोम, इटली में। ठीक है, नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ मिलेट्स रायमती घ्यूरिया हु वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? रायमती घ्यूरिया जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, इनको क्वीन ऑफ मिलेट्स का खिताब भी दिया गया। ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, आपको ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर है उड़ीसा स्टेट और ये एक ट्राइबल फार्मर हैं उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से और इन्होंने प्रिजर्व की हैं 30 वेराइटीज ऑफ मिलेट्स और इन्होंने लगभग 100 से भी ज़्यादा वुमेन को ट्रेन किया है कि किस तरह से आप रेयर मिलेट की वैरायटी को कल्टीवेट कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आई थी, क्योंकि इनको G20 के समिट में इनवाइट किया गया था, क्योंकि ये जो साल था हमारा 2023, ये कौन सा साल था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का। ठीक है, तो इस G20 समिट के दौरान ही इनको ये टाइटल मिला था क्वीन ऑफ मिलेट्स का और ये जानी जाती हैं एज अ पायनियर इन नेटिव सीड कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिलेट के दुनिया में, रायमती घ्यूरिया। और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में तब आ गई जब इनको G20 पे इनवाइट किया गया पर्सनली और फिर वहाँ पे इनको क्वीन ऑफ मिलेट का खिताब दिया गया। ठीक है, तो कौन से स्टेट को ये बिलोंग करती हैं ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आंसर है उड़ीसा। चलिए कुछ G20 से रिलेटेड न्यूज़ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। फर्स्ट है इंडिया हैंडेड ओवर द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री इन 2023? G20 की जो पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट प्रेसिडेंसी है वो इंडिया ने हैंड ओवर कर दी है ब्राजील को। ठीक है, विच सिटी होस्टेड द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट इन 2023? ये जो समिट थी जहां पे ब्राजील को इंडिया ने प्रेसिडेंसी हैंड ओवर करी, इसका इवेंट कहाँ पे हुआ था? आंसर है नई दिल्ली। विच कंट्री अनवील्ड द पीपल्स G20 ई बुक? ये बुक हमने लॉन्च करी है यानी कि इंडिया ने, जिसमें हमने वेरियस चीज़ें अपनी शोकेस करी हैं कि किस तरह से इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी को लीड किया। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 4th G20 सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग? जो चौथी G20 की सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी ये कहाँ पे हुई थी? तो आंसर है वाराणसी। इसके अलावा जो रेस्ट 3 मीटिंग थी सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप की, ये कहाँ पे हुई थी?
तो इसमें से पहला हुआ था गुवाहाटी असम में, सेकेंड फिर हुई उदयपुर में जो कि राजस्थान में है, और थर्ड हुई थी महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और चौथी हुई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। वेयर वॉज द 4th G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? ये मीटिंग हुई थी मुंबई में। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये सब मुझे कैसे याद रहता है? तो बहुत ही ईजी है, अगर आप प्रॉपरली अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को रिवाइज करते रहेंगे तो ट्रस्ट मी इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं होता है। जितना टाइम आप मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वगैरह को देते हैं उसका अगर हाफ टाइम भी डेडिकेटेड तरीके से करंट अफेयर्स को आप देंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। 100% क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 90% क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं पेपर में। तो मेरे साथ बस कंसिस्टेंट रहिए और जीके टुडे पे ट्रस्ट करिए। जो भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, एंड फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह से अपने मॉक्स में इंप्रूव करते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the first Indian to be inducted as a governing board member of the International Table Tennis Federation? कौन हाल ही में पहली इंडियन हो चुकी हैं जिनको इंडक्ट किया गया है एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में किसको इंडक्ट किया गया एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर, जो कि पहली इंडियन है इसी के? तो यहाँ पे आंसर है स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर वीता दानी। ये पहली इंडियन है जिनको इंडक्ट किया गया है एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया गया था कब? 2018 में। किसने किया था? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट किया जाए टुवर्ड्स द स्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जरूर याद रखिएगा, वीता दानी। चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज़ के तौर पर सामने आई। फर्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च दुनिया का पहला 4th जनरेशन का न्यूक्लियर रिएक्टर? जो 4th जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं फिलहाल ये किसी कंट्री के पास नहीं है, लेकिन इसको पहली बार डेवलप कर लिया है चाइना ने। ठीक है। विच इट इज द लोकेशन ऑफ महाराष्ट्रा's फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अंडर द एम्बिशियस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश हो गया है नागपुर सिटी में। थर्ड है, यूएस साइंड द फर्स्ट एवर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? पहली बार यूएस ने अपना पहला डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है स्वीडन कंट्री के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर तमिलनाडु स्टेट। और लास्ट है, दुनिया का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल हाल ही में कौन सी कंट्री में अनवील हुआ है? तो हमने बनाया है दुनिया का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। आंसर इज इंडिया। लास्ट है, विच 4 cities आर द वेन्यू ऑफ द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? कौन सी 4 cities हैं जो कि वेन्यू हैं 6th एडिशन के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के? तो जो 6वां एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, कब तक हो रहा है ये? 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये होगा 2024 में। जो पहले के 5 एडिशन थे इस यूथ गेम्स के वो कहाँ हुए थे? दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में। ठीक है। जो अपकमिंग एडिशन है ये टोटल 4 सिटीज में होगा तमिलनाडु स्टेट के। कौन से सिटीज हैं ये? तो आंसर है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई एंड तिरुचिरापल्ली। ठीक है। तो ये 4 सिटीज हैं जहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। आंसर है तमिलनाडु की ये 4 सिटीज रहेंगी। चलिए कुछ वेन्यूज देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है, Which city was the venue of Asian India Millet Festival 2023? एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? नई दिल्ली। Which city is the host of the World Climate Action Summit 2023? वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के लिए होस्ट सिटी रही दुबई। Which city is the host of 8th India Water Impact Summit? इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। Which country hosted the Voice of the Global South Summit recently? Voice of the Global South Summit हाल ही में हुई है इंडिया में। Which country hosted the 2-day summit of European space ministers dubbed as a space summit? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि S for space summit and S for Spain। स्पेन में हुई थी ये समिट। और लास्ट है, which countries are the host of AI safety summit in 2024? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सेफ्टी समिट है 2024 में, ये कौन सी कंट्रीज हैं जो होस्ट करेंगी? तो 2 कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया एंड फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में जो AI सेफ्टी समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो आंसर इज यूके। उसको एक ही कंट्री ने होस्ट किया था इस साल। ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया यहाँ पे। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपने नया भी सीखा होगा। अगर आपको थोड़ा भी इससे बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।
चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.